हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। सभी को मेरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। और तो आओ बच्चों, फिर शुरू करते हैं आज द हिंदू एडिटोरियल के आज के आर्टिकल का एनालिसिस। आज है 11 अगस्त 2021 और दिन है वेंसडे, बुधवार। और हम इस आर्टिकल में वोकेब्स, इडियम एंड फ्रेजेस, one word substitutions and some grammatical rules related to this article, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज का जो सेशन है बेटा बहुत ही बढ़िया होने वाला है और आज के सेशन में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आज का मेरा जो फोकस है वो सिनोनिम पर है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम्स बता सकूं, इस बात पर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। और डेफिनेटली आज का जो वीडियो है इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन लाइक एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, या फिर क्यों ना आप लोगों का इंटरेस्ट हो, यू हैव ओनली इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश, देन you will find these things, this video useful, beneficial and helpful. So बेटा, अगर आप लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर भिजवाएं। और आज का सेशन जैसा कि मैंने कहा पूरी तरह से मेरा फोकस किस पर रहेगा, आपके सिनोनिम पर। इसमें कुछ एंटोनिम्स भी देखेंगे हम और फिर उसके बाद में हम शुरू करेंगे आर्टिकल का एनालिसिस करना। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं बेटा एक मोटिवेशनल थॉट के साथ, एक अच्छे विचार के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। आज का विचार क्या है देखते हैं। आज का विचार है, आज का विचार दरअसल एक नहीं है, आज का विचार जो है मैंने ग्रुप ऑफ थॉट्स कर दिया है। 6 रूल्स टू किक एज अ लाइफ इन लाइफ, मतलब ऐसे 6 नियम अगर आपने अप्लाई कर दिए अपने लाइफ में तो पक्का है कि आपकी लाइफ तो ऊपर चली जाएगी। ऊपर मतलब सक्सेस की बात कर रहा हूं मैं। ओके, सो पहला देखिए, पहला रूल क्या कहता है कि नो दैट योर ओनली कंपटीशन इज हु यू वर यस्टरडे। इस बात को समझ ले कि जो आपका असली कॉम्पिटिटर है वो कौन है, वो आप खुद ही हो। लेकिन कौन सा, जो आप यस्टरडे में थे, बीते हुए कल में आप जो थे, यानी आज आपको उससे बेहतर बनना है। अपने आप से ही कंपटीशन अगर करता रहे व्यक्ति तो डेफिनेटली वो सक्सेस तो हो ही जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हम ही होते हैं। क्योंकि या तो अच्छे भी हम होते हैं या तो बुरे भी हम होते हैं। पता चला कि हमने यस्टरडे में बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी, तो हमारा कॉम्पिटिटर तो यस्टरडे का मैं ही हूं ना, क्योंकि हमें तो उससे आगे, उससे ज्यादा करना है, या फिर उससे कम कर बैठते हैं तो कॉम्पिटिटर कौन हुआ, खुद ही हुआ। या पता चला कि पिछली बार हम कमजोर थे तो इस बार वही हमारा कॉम्पिटिटर है, हमें हमारी कमजोरी को हटाकर और ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाना है ना। तो वी हैव टू स्ट्रेंथन अवर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट इज अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट बिफोर यू स्पेंड। देखिए कितनी अच्छी बात की है। पैसों को खर्च करना तो बहुत ही मजा आता है। पैसे खर्च करने में जितना मजा आता है, मेरा ख्याल से दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिसमें इतना मजा आता हो। लेकिन देखिए हमारा थॉट क्या कहता है कि अर्न, पहले कमाओ, फिर सेव, फिर उसको बचा लो, एंड इन्वेस्ट, उसके बाद उसको कहीं लगा दो, पूंजी निवेश कर दो, इन्वेस्ट कर दो। अगर उसके बाद आपके पास पैसा बचता है तब सोचो कि हम खर्च कर सकते हैं, वी कैन स्पेंड नाउ, है ना। तो अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट बिफोर यू स्पेंड, यानी खर्च करने से पहले आप कमा लो, बचा लो और उसे कहीं निवेश कर दो। चलिए, बहुत अच्छा थॉट है। अगर व्यक्ति ऐसा करने लग गया तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कम से कम पैसों को लेकर तो नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अवॉइड नेगेटिव पीपल। भाई जो नेगेटिव पीपल होते हैं ना, उनको तो अवॉइड करो। लाइफ इज टू शॉर्ट, क्योंकि जीवन जो है बहुत ही छोटा है, बहुत बड़ा जीवन नहीं है। तो नेगेटिव पीपल जितने भी आते हैं इनको क्या करो, अवॉइड कर दो, क्योंकि हमें तो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना है ना। नेक्स्ट देखते क्या कहता है कि इफ यू डोंट गो आफ्टर, देखिए गो आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे जाना, किसी को फॉलो करना। बोले इफ यू डोंट गो आफ्टर व्हाट यू वांट यू विल नेवर गेट इट। तो जो तुम चाहते हो ना, अगर तुम उसके पीछे नहीं जाओगे, उसके पीछे नहीं पड़ जाओगे, हाथ धोकर पीछे पड़ना है। कैसे पड़ना है, हाथ धोकर पीछे पड़ना है। अगर उसके पीछे नहीं पड़े तो डेफिनेटली मैं तो कह रहा हूं किसी भी कीमत पर फिर आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो सक्सेस पाने के लिए क्या क्या जरूरी है, इफ यू, ध्यान से समझिएगा कि इफ यू डोंट गो आफ्टर व्हाट यू वांट यू विल नेवर गेट इट। तो सबसे पहले तो अपनी जो चाहत है उसका पीछा करो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, द लास्ट, नॉट द लास्ट। ये दरअसल आखिरी नहीं है,
सी फेलर एज अ बिगिनिंग, जो कोई भी असफलता होती है ना तो उसको शुरुआत की तरह देखो। असफलता का मतलब क्या होता है भाई? असफलता का मतलब होता है कि हमें किसी और जगह से शुरू फिर करना है, फिर से शुरू करना ही तो असफलता कहलाती है। लोगों को लगता है कि असफलता मतलब खत्म, नहीं, नॉट एन एंड। सी फेलर एज अ बिगिनिंग, नॉट एन एंड। मतलब किसी भी असफलता को शुरुआत की दृष्टि से देखो, उसे खत्म होने की दृष्टि से मत देखो। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, आवर हैबिट्स डिसाइड आवर फ्यूचर। भाई हमारी जो आदतें हैं ना वही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करती है। अब वो कैसे? मान लीजिए अगर आप आलसी हो, आप आलसी हो तो डेफिनेटली आपका भविष्य कैसा होगा? वो तो डार्कनेस की ओर जा रहा है। लेकिन अगर आप अभी से एक्टिव हो, आप किसी चीज को सीखने में, किसी चीज को समझने में और कुछ नया करने में, क्रिएशन में अगर आपका माइंड चलता है तो डेफिनेटली आपका जो फ्यूचर होगा वो कैसा होगा? क्रिएटिव होगा, फ्यूचर ब्राइट होगा। तो कैसे लगे आपको आज के ये 6 रूल्स? ये बहुत ही जरूरी है, जरूर बताइए कमेंट्स में। चलिए आगे करते हैं। अब ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम क्या करते हैं, वोकेब सेशन को चालू करते हैं। तो आज का हमारा जो वोकेब सेशन है, वोकेब हमने क्या किया आज, वोकेब के साथ साथ हमने ये जो जितने भी वोकेब से इस आर्टिकल से ही रिलेटेड है जो आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, परंतु इसमें हम सारे जो वर्ड्स हैं मैंने ऐसे लिए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको तो इनको बिल्कुल घोट डालना है, इसको बार बार सुनो, आपको ज्यादा इसको याद नहीं करना है, बस इसको सुनते रहो। आप मुझे सुनते रहो, आपको ये शब्द अपने आप याद हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वो के भी याद करना। दरअसल जो चीज हमारे सामने बार बार आती है, बार बार रिपीटेशन जो हमारे सामने होता है जिस चीज का, वो हमें अपने आप याद हो जाते हैं। आप अपनी माँ को कौन सा पहचानते थे पहले? अगर आप छोटे बच्चे थे ना, उस समय अगर आपको उठाकर आपकी माँ से की गोद से उठाकर किसी और की गोद में रख देना, तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये मेरी माँ है या ना है, या है नहीं है। तो दरअसल बात यह है कि हमने क्या किया, अपनी माँ को भी हमने बार बार देखा है, रोज रोज देखा है, तब हमें समझ में आया नहीं ये माँ है ना? तो ये शब्द भी तो वही है। शब्द क्या है कि इन्हें हम जितनी बार हम रिपीट करेंगे, जितनी बार हम देखेंगे, जितनी बार इसको समझेंगे, उतने जल्दी ये आसानी से कवर हो जाती है। चलिए देखते हैं, पहला जो हमारा वर्ड है क्या है, पुश फॉर। ये एक फ्रेजल वर्ब है। पुश फॉर का मतलब क्या होता है? पुश फॉर मतलब किसी चीज को सपोर्ट करना। मान लीजिए कि एक प्रकार से मोटिवेट करना भी इसको कहा जा सकता है। मान लीजिए कि कोई चीज है जिसको हम पुश फॉर कर रहे हैं, मतलब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसके स्टैंड विथ है, उसके साथ खड़े हैं, दैट इज कॉल्ड पुश फॉर। पुश फॉर का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन मतलब क्या? इसका मतलब होता है सहयोग। क्या होता है इसका मतलब? सहयोग। यहां लिख देते हैं भाई, सहयोग, है ना? इसको इसके लिए क्या शब्द आएगा? यहाँ पर कॉमा नहीं लगा, ये दो शब्द है यहाँ पर। ये एक है कोरोबोरेशन और एक है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन तो बहुत कॉमन शब्द है, लेकिन रेटिफिकेशन, कोरोबोरेशन, ये जो दोनों शब्द है बहुत बढ़िया शब्द है। और जितने अच्छे शब्दों का आप उपयोग करते हैं उतनी उतनी अच्छी आपकी लाइफ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वीर। देखिए ये वीर क्या है? ये एक प्रकार की वर्ब है। इसका मतलब होता है बदलाव, यानी कि चेंज करना, डेविएट करना, स्क्यू करना, मूव करना या डिग्रेस करना। देखिए ये बदलाव कैसा होता है, यानी एक प्रकार से ये भटकाव भी कहलाता है। भटकाव, भटक जाना, है ना? हम इस रास्ते से चल रहे थे और इसमें बहुत सारी रास्ते हैं, हमें सीधा जाना था, हमने क्या किया, रास्ता बदल लिया। मतलब रास्ता बदल लेना। अब वो रास्ता सही है या गलत है ना? दैट डजेंट मैटर, इस बात से मतलब नहीं है। पर वीर का मतलब होता है रास्ते से हट जाना, भटक जाना, बदल लेना, है ना? इस प्रकार की स्थिति को हम वीर कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, एग्जाम ओरिएंटेड तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जितने भी शब्द मैं आपको बता रहा हूँ आज, ये सारे शब्द जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए नेक्स्ट इज एलिगेशन। देखिए एलिगेशन का मतलब क्या है भाई? एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। क्या होता है? आरोप। आरोप, है ना? आरोप के लिए क्या क्या शब्द आता है? एक्यूजेशन, एम्प्यूटेशन, रिक्रिमिनेशन, चार्ज। चार्ज में आरोप लगाते हैं ना, कानूनन चार्ज लगाते हैं, धाराएं लगती है ना? इम्पोजिशन मतलब इम्पोज करना भी क्या होता है? किसी पर लागू करना, तो उसके ऊपर रख देना, उसके ऊपर लाद देना, ये क्या हो गया? इम्पोजिशन मतलब किसी प्रकार का आरोप लगाना। अगला है इंडिक्टमेंट। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूशन। इसका मतलब, इन सब का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना। देखिए बहुत ही बढ़िया शब्द है ये सारे। नेक्स्ट इज लेजिमेट। लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? जो भी कानूनी चीज होती है, कानूनन, वैध, है ना? जो भी कानूनन सही है, जो लीगल है, जो इलीगल ना हो, दैट इज कॉल्ड लेजिटिमेट। अब ये क्या है भाई? देखिए इसमें जैसे इसके लिए आता है लीगल, लॉफुल। लॉफुल मतलब कानून से भरा हुआ, इफेक्चुअल, जस्ट, ये आर नहीं, ये एस है, नहीं नहीं, सही है, सही है। एक मिनट इसको अपन हटा देते हैं।
सही लिखा है। यह है ज्यूरिस्टिक, एक है लिसिट, यहाँ पर कॉमा नहीं लगा है, कॉमा है, दो शब्द है, जिसिट अलग है और जस्ट अलग है। जस्टिफाइड, रेशनल, रेशनल मतलब भी वही जो लायक है, जो किसी चीज में सही है, दैट इज कॉल्ड रेशनल। फेयर मतलब जो फेयर है। जस्टिबल, जस्टिफेबल, लॉजिक यानी जिसमें लॉजिक है भाई, तो वही कानूनन होगा, वही सही होगा, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम, लेजिटिमेट। इनके लिए इतने सारे शब्द जो है ये इनकी क्या है, इनके लिए अपने सिनोनिम का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, देखिए जो लेजिटिमेट है इसी का अपोजिट शब्द है ये, इसी का एंटीनिम है क्या, इलिसिट। इलिसिट का मतलब क्या होगा, अगर ये लेजिटिमेट का मतलब है कानूनन, तो इसका मतलब होगा गैर कानूनी। क्या होगा इसका, गैर कानूनी। भाई जो कानून से, नियम से परे हो उसको वो क्या कहलाता है, इलिसिट। इलिसिट के लिए क्या क्या शब्द आते हैं, देखिए जैसे लॉफुल है यहाँ पर हमारे पास लेजिटिमेट के लिए, तो ठीक उसी का उल्टा कर दो, अनलॉफुल, इलीगल, इलेजिटिमेट, इसी में आई एल लगा करके कर देंगे इलिजिटिमेट। अनजस्टिफाइड, जस्टिफाइड है तो क्या कर दिया हमने उसको अनजस्टिफाइड। रेशनल है तो हमने इसमें क्या कर दिया, इरेशनल। देखो इसमें एक छोटी सी चीज आती है, जैसे जो एल से स्टार्ट होते हैं ना, मोस्ट ऑफ वर्ड्स जो है ये जो एल से स्टार्ट होते हैं, इसके लिए क्या करते हैं हम, इसमें आई एल लगाते हैं ना, तो ये क्या होता है वहां से इसका एंटीनिम बन जाता है। जैसे लेजिटिमेट है, इसमें इल लगा दिया हमने, तो वो क्या हो गया, इलिजिटिम, लेजिटिमेट, मतलब उसका अपोजिट हो गया। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आर से स्टार्ट होते हैं, जो आर से स्टार्ट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, आर के पहले आई आर लगा देते हैं। जैसे रेगुलर होता है, तो रेगुलर के लिए क्या हो जाता है, इसमें आई आर लगा, इरेगुलर, है ना। अब आई एल के लिए भी एक शब्द देख लेते हैं, जैसे हमने देखा कि लीगल होता है, तो लीगल के लिए क्या कर देते हैं हम, इलीगल। तो ये क्या हो गया, उसका अपोजिट हो जाता है। तो ये एक छोटा सा नियम है कि कई बार अगर ऐसा आता है कि आर से स्टार्ट है कोई वर्ड, और अगर उसको हमने एंटीनिम में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें ई आई आर लगा देंगे, और एल से स्टार्ट है तो उसमें क्या कर देंगे, आई एल, पर सब जगह नहीं, है ना। इसके कुछ कॉमन शब्द होते हैं, मैं एक अपन हम क्या करेंगे, अपन मिलकर एक बार इसको बना लेंगे, और ये पूरे शब्दों पर ही एक क्लास अपन ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा इरेशनल, अनजस्टिफाइड, इलेजिटिमेट और इलीगल, अनलॉफुल। ये हो गया इलिसिट के लिए सिनोनिम। और अगर इस इलिसिट के लिए अगर हम इसके अपोजिट वर्ड्स देखते हैं, इसके एंटीनिम्स देखते हैं, तो ये सारे आ गए। कौन से, जो लेजिटिमेट के लिए है, लीगल, लॉफुल, इफेक्चुअल, ज्यूरिस्टिक, लिसिट, जस्ट, जस्टिफाइड, रेशनल, फेयर, जस्टिफेबल एंड लॉजिक, है ना। लॉजिक है तो इसका भी प्लूरल क्या हो जाएगा, लॉजिक है तो सॉरी प्लूरल बोल रहे हैं हम, एंटीनिम की बात कर रहे थे, जैसे एल से स्टार्ट है ना ये लॉजिक, तो ये क्या हो जाएगा, इलॉजिक। चलिए भाई आगे देखते हैं। अगला है हमारा डिक्रेट। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसके लिए जो हमारे पास मतलब इसके जो सिनोनिम है वो क्या है, रिप्रू, डिप्लोर, कंडेम, नीप, पिल्लोरी, चाइड, एक्यूज और चार्ज। इसका भी मतलब होता है आरोप लगाना। ये वर्ब है भाई, है ना। क्या ये वर्ब है, आरोप लगाना, चार्ज लगाना, एक्यूज करना, किसी के ऊपर आरोप लगाना। चाइड एक प्रकार से इसका अर्थ डांटना भी होता है, यानी हम बोलते हैं ना, यार तुमने ये काम किया है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी गलती है, हम क्या करें, उस पर आरोप ही तो लगा रहे हैं। तो इस प्रकार का डांटना, किसी पर आरोप लगाना, दैट इज कॉल्ड चार्ज, एक्यूज, डिप्लोर, कंडेम, नीप, पिल्लोरी, चाइल्ड, रिप्रूव, है ना। ये जो रिप्रूव है ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। रिप्रूव, एक डिप्लोर भी बहुत प्यारा शब्द है। इसके बाद में डिक्री, ये एक्चुअल में थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, अगर हम इसको फर्स्ट फॉर्म बनाए तो ये हो जाएगा डिक्राई। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इंटीमिडेट। देखिए क्या लिया है, इंटीमिडेट। इंटीमिडेट का मतलब होता है किसी को धमकाना। क्या होता है भाई, धमकाना, डराना, है ना। इसके लिए क्या शब्द आ जाएगा, एक तो कॉमन शब्द है थ्रेटन, इससे तो सभी, ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट इज ब्लस्टर, हॉरिफाई। हॉरिफाई भाई इससे बना है, जैसे हॉरर मूवी देखते हैं हम, हॉरेबल, है ना, इसी से बना हुआ है। हॉरेबल क्या है, एडजेक्टिव है, और हॉरिफाई क्या है, ये वर्ब है। टेरिफाई, टेरिफाई मतलब टेरर, टेरर मतलब आतंक, डर फैलाना, तो टेरिफाई मतलब भी डराना। स्कैरिफाई, स्केयर, है ना, स्कैरिफाई डराना। फ्राइटन यानी भी डराना। डाउट, डाउन का मतलब भी डराना। ये बुली कैसे डराना, मतलब गुंडागर्दी करके, धमकी देकर, थोड़ा जोश देकर, या फिर हमें अपनी ताकत दिखाकर किसी को हम क्या करते हैं, डराते हो करते हैं, बुली करना, है ना, यानी जो गुंडे लोग करते हैं उस प्रकार की चीजें। नेक्स्ट इज हिट आउट। देखिए अगला जो हिट आउट है ये भी बहुत बढ़िया शब्द है। हिट आउट फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, आलोचना करना। क्या होता है भाई, आलोचना करना।
तो आलोचना करने में क्या आता है भाई, जैसे इसके लिए देखिए क्रिटिसाइज, मॉल, जज। जज करना भी तो एक प्रकार से आलोचना ही करना होता है ना, हम सामने वाले के लिए कोई बात कहते हैं कि वो कैसा है, सही है गलत है ना। इसके बाद स्कैन, स्कैन करना भी आलोचना ही करना होता है। स्कैन जनरली क्या होता है, मशीनों के द्वारा होता है ना, और मनुष्य क्या करते हैं, हिट आउट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, जज कर दे। साउंड ऑफ भी दैट सेम थिंग है, इसका मतलब भी क्या होता है, क्रिटिसाइज करना। स्लेट, कमेंट, कमेंट करते हैं ना हम किसी को, कमेंट करते हैं, कमेंटेड, कमेंटिंग, है ना। तो ये सब क्या है, कमेंट्स क्या करना भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, एक प्रकार से आलोचना करना होता है। एग्जामाइन, भाई एग्जामाइन यानी परीक्षण करते तो भी तो हम उसको क्रिटिसाइज ही करते हैं, चेक करते हैं, स्क्रूटिनाइज भी करते हैं। इसका भी मतलब सब क्या होता है, आलोचना करता है, करना, क्रिटिसाइज, है ना, हिट आउट। नेक्स्ट इज डिसरप्टिंग। अब डिसरप्टिंग क्या है भाई, ये देखो शब्द से ही समझ में आता है ना। कुछ चीजें तो ऐसी है जो शब्द ही बताता है, उसकी जो बोलने की जो शैली है, उसका जो साउंड निकलता है वही बताता है कि इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब होता है रोक लगाना, बाधा लगाना, यानी कि डिस्टरबेंस, आउटरेजिंग। एक होता है विशिएट, विशिएट ये वर्ब है ना, अगर हम इसमें चाहे तो आईएनजी भी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, विशिएटिंग, है ना। एक है सैबोटेज, इन सब का मतलब होता है रोक लगाना। सैबोटेजिंग भी कर सकते हैं, इसमें आईएनजी लग जाएगा, ई हट जाएगा और आईएनजी लग जाएगा, क्या हो जाएगा, सैबोटेजिंग। तो सैबोटेजिंग का मतलब भी क्या होता है, बाधा या रोक लगाना। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये बहुत ही प्यारा शब्द है भाई। ये शब्द तो ऐसा है कि ये सारी चीज सबके पास होना चाहिए। इस शब्द का पहले तो हम इस शब्द को पढ़ते हैं। यह है एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम में निपुण है, दक्ष है ना। वो उसमें कैसा है, निपुण है, दक्ष है। तो निपुण और दक्ष को क्या बोलेंगे हम, स्किलफुल, है ना। या फिर इसको हम वर्ब बनाकर अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं स्किल्ड, एडेप्ट, डेक्सटेरियस। ये बहुत बढ़िया शब्द है और एग्जाम ओरिएंटेड है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डेक्सटेरियस। नेक्स्ट इज डेप्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। स्मार्ट, क्लेवर, एस्ट्यूट। निम्बल, निम्बल मतलब भी क्या होता है, समझदार, होशियार, है ना। होशियार मतलब क्या है, ये दक्ष होगा तभी तो होशियार होगा, है ना। ऐसी एजाइल, इसका भी मतलब होता है वही सेम। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट वही होता है जो निपुण होता है, वो एक्सपर्ट होता है, दक्ष होता है, निपुण होता है ना। तो एड्रॉइड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको तो बहुत अच्छे से आपको लर्न कर लेना और इसको दिमाग में बिठा लेना इसको। ओके नेक्स्ट इज, पहले तो इसको क्लियर करते हैं अपन। चलिए भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वेबल। स्क्वेबल का मतलब होता है लड़ना, झगड़ना, है ना। लड़ना, झगड़ना, तू मैं करना, ये सारी चीज क्या कहलाती है, स्क्वेबल, है ना। जनरली क्या होता है, मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के बीच में क्या होता है, हमेशा स्क्वेबल होता है। वो मुंह से लड़ती है, एक दूसरे को बोलते रहती है ना, वो स्क्वेबल है। तो चलिए इसके लिए कुछ देख लेते हैं। फाइट, क्वेरल, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब विवाद हो जाना किसी प्रकार का, उसको भी डिस्प्यूट कहते हैं। स्ट्राइफ, बैटल यानी युद्ध, वॉर युद्ध, ये लड़ाई है ना, ये भी लड़ाई है। ये सिनोनिम में तो आ रहा है, लेकिन दोनों का अर्थ जो देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम इसको स्क्वेबल को देखें तो एक क्वेरल ठीक है, डिस्प्यूट ठीक है, लेकिन बैटल और वॉर में थोड़ा सा ये कमजोर पड़ जाता है। लेकिन मान लो कि अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में दिया हुआ है और बाकी चीज मेल नहीं खा रही, तो फिर बैटल वार को भी आप लगा सकते हैं। रेंगलिंग इस पर पूरा 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 बैठता है। रेंगलिंग यानी भी वही बातें बनाना, लोगों से तू मैं करना, किसी बात पर झड़प करना, है ना, दैट इज कॉल्ड रैंगलिंग। नेक्स्ट इज अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब भी होता है लड़ाई झगड़ा, तू मैं बात, बातों बातों से लड़ना। एक है कंटेंशन, इसका भी मतलब होता है स्क्वेबल, फाइट, क्वेरल, डिस्प्यूट, स्ट्राइक, बैटल, वॉर, रैंगलिंग, अल्टरकेशन, कंटेंशन। तो ये सारी चीज क्या है, ये हमारे लिए मतलब लड़ाई झगड़े से संबंधित सारे शब्द है और सबका मीनिंग जो है लगभग एक जैसी होता है। नेक्स्ट इज, चलिए भाई नेक्स्ट है हमारे पास डिराइड। डिराइड का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज तो डिराइड को समझ लीजिए कि इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाना, मजाक करना एक अलग चीज होता है ना। ये मजाक उड़ाना होता है, मतलब किसी का, कुल मिलाकर हम देखा जाए तो एक प्रकार से इंसल्टिंग वे में बात करते हैं, इंसल्टिंग वे। हम ऐसे किसी तरीके का इंसल्टिव वे में हम उसको मजाक बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिराइड। इसके लिए देखते हैं क्या आता है, ड्रोल, टॉन्ट। टॉन्ट भी मारते हैं तो क्यों मारते हैं, सामने वाले को इंसल्ट करने के लिए तो मारते हैं, है ना। रिडिक्यूल, लाफ, सैटिराइज, स्पूफ, है ना। स्पूफ भी क्या है, ये स्पूफ भी एक वर्ब है, इसका मतलब भी होता है मजाक उड़ाना। तो चलिए भाई ये हो गए हमारे आज के सारे
सिनोनिम हमने देख लिए, और ये सारे शब्द हमारे इस आर्टिकल से ही रिलेटेड थे। तो चलिए अब आर्टिकल शुरू करते हैं भाई। आर्टिकल में देखिए, आर्टिकल की हेडिंग को पहले समझते हैं। हेडिंग समझ लो तो आर्टिकल पूरा समझ में अपने आप आ जाता है। देखिए हेडिंग क्या बोलती है। हेडिंग कहती है चॉपी वाटर्स। देखिए अगर वाटर है तो वाटर क्या होता है, ये पानी। अब ये तो अनकाउंटेबल है ना। अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी क्या होता है, प्लूरल होता नहीं। लेकिन जब भी हम इसमें प्लूरल बनाते हैं ना, इसमें हम एस लगाते हैं, तो इसका ना अर्थ बदल जाता है। इसका मतलब होता है समुद्र होता है, या फिर समुद्र में उठने वाले लहरें होती है। तो याद रखिएगा, ये इस प्रकार से इसका कभी प्लूरल नहीं बनेगा। ये अपने आप में क्या है, समुद्र दर्शा रहा है। चलिए बोल रहा है कि चॉपी वाटर्स। और चॉपी का मतलब क्या होता है भाई। चॉपी का मतलब होता है कि जो समुद्र में उछाल आती है, लहरें उठती है, यानी समुद्री उछाल, समुद्री तूफान भी बोल सकते हैं एक प्रकार से इसको। इससे संबंधित जो चीजें, समुद्र में उत्पन्न होने वाली जो लहरें होती है ना, उसको हम चौपी बोलेंगे। ये जो बहुत तेज लहरें उठती है, तूफान आता है, तो चौपी वाटर्स, समुद्री तूफान। अभी समुद्री तूफान की बात नहीं हो रही, यहाँ बात किस चीज की कर रहे हैं हम, उसके बारे में ध्यान देते हैं कि इंडिया मस्ट पुश फॉर रेटिफिकेशन। देखिए इंडिया को ना सपोर्ट करना चाहिए, पुश फॉर किसके लिए, इस बात की सहमति के लिए, रेटिफिकेशन ऑफ UNCLOS अनक्लोज। अनक्लोज क्या है, एक ग्रुप का नाम है ना। तो अनक्लोज बाय किसके द्वारा, ऑल मेजर मेरी टाइम पावर्स। मेरी टाइम का मतलब क्या होता है, समुद्र से संबंधित। क्या होता है, समुद्र से संबंधित। तो समुद्र से संबंधित जितने भी पावर्स है, पावर्स का मतलब यहाँ क्या क्या हो गया, वो देश, सारे देश जो इसमें जुड़े हुए, किसमें, UNCLOS अनक्लोज में। यानी कि जितने भी देश इस संस्था से मिले हुए हैं, जो समुद्र के किनारे हैं, उन सारे देश की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द US। यहाँ तक कि इसको भी मिला लिया जाए उसमें, किसमें, किसको, US को, अमेरिका को भी। कि इंडिया मस्ट पुश फॉर, इसको पहले पर क्लियर करते हैं फिर समझते हैं, है ना। कह रहा है कि इंडिया मस्ट पुश फॉर रेटिफिकेशन ऑफ अनक्लोज। मतलब भारत को जरूर से जरूर चाहिए क्या, समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए अनक्लोज, अनक्लोज का, या अनक्लोज है ना वो संस्था का, बाय किस, बाय ऑल मेजर मेरी टाइम पावर्स। और ये किसके द्वारा चलाई जा रही है संस्था, वो सभी समुद्री किनारों में जो देश आते हैं, उन देशों के द्वारा, समुद्री देशों के द्वारा, समुद्र से जुड़े हुए जितने देश हैं उनके द्वारा, इंक्लूडिंग द US। यानी US को मिलाकर भी, अमेरिका को मिलाकर भी, तो उसको, भारत को क्या करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। अभी क्या हुआ कि हाल ही में UNSC जो संस्था है, इसमें मीटिंग रखी गई, और इसमें इंडिया ने क्या किया, हम अपना अध्यक्षता निभाई, इसमें मुख्य भूमिका उन्होंने निभाई, जिसमें हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बोलने का मौका दिया, और इन्होंने तो अध्यक्षता की थी। यह बहुत ही सम्मान की बात है कि इतना बड़ा मौका हमारे PM साहब को मिला है। चलिए देखते हैं, कह रहे हैं इसके अनुसार कि वेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कि जब नरेंद्र मोदी जी क्या हुआ, टुक द स्टेज, उनके पास जब स्टेज लिया उन्होंने, मतलब वो स्टेज पर खड़े हुए अध्यक्षता करने के लिए, टू एड्रेस द UNSC, मतलब यूएनएससी के जितने भी सदस्य थे सबको एड्रेस करने के लिए, बोलने के लिए, ऑन अ डिबेट, यानी बातों में, ऑन किस बातें पे, किस बारे में थी वो बात, डिबेट हो रही थी, तो मेरी टाइम सिक्योरिटी, मतलब समुद्रों से संबंधित जो सिक्योरिटी की बातें हैं उसके ऊपर चर्चा हो रही थी। उसके लिए जब वो संबोधित करने के लिए वो खड़े हुए, तो द फर्स्ट इंडियन प्रीमियर, मतलब ये मुख्य बनने की स्थिति, जो ये मुखिया बने ना भारतीय, ये पहली थी टू डू सो, यानी ऐसा करने के लिए पहला मौका मिला था भारत को। ही माइट हैव होप्ड, ही माइट हैव, माइट ये पास्ट को चला गया, क्योंकि हमारे पास माइट एक मॉडल है, और मॉडल के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट की बात हो गई कि उनने ऐसी उम्मीद की होगी, उन्होंने ऐसी उम्मीद की होगी, टू कीप द फोकस, की फोकस रखा जाए इस बात पर, ऑफ द डिस्कशन, यानी इस बात पर, इस वार्तालाप पर, ऑन बिल्डिंग, यानी इस बात के निर्माण के लिए, बनाने के लिए, मेरी टाइम, मतलब समुद्री स्थिति, वहां के जो व्यवहार है, वहां पर जो परिस्थितियां बनी, उसको टाइज एंड डेवलपिंग, और उसको डेवलप किया जाए कहां पर, मेरी टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वहां का जो ढांचा है, समुद्री किनारों पर, समुद्री जगह पर जितने लोग हैं, उनके लिए जो ढांचा तैयार हो रहा है, वहां पर इस बात पर ध्यान रखा जाए, इस बात की उन्होंने उम्मीद रखी थी, सुरक्षा को लेकर, थ्रू रीजनल कोऑपरेशन, और किसके द्वारा, मतलब रीजनल, मतलब वहां क्षेत्रीय सहयोग के द्वारा, कोऑपरेशन के द्वारा, इनिशिएटिव्स, मतलब शुरुआती दौर पर।
इनिशिएटिव मतलब शुरुआती में। तो शुरुआत कैसे की जाए, बोले यार वहां जो क्षेत्रीय लोग हैं, क्षेत्रीय जो देश है ना, उन लोगों को मिलाकर एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाए और फिर उस पर वहां पर काम किया जाए। कह रहे कि यट फिर भी वंस मोर द डिस्कशन वियर्ड। अब कह रहे थे बात इस मुद्दे पर करना था, यट फिर भी क्या हुआ, एक बार ऐसा लगा, वंस मोर द डिस्कशन मतलब जो डिस्कशन है, वार्तालाप जो है वो वियर्ड हो गई, वो मुद्दे से हटकर चली गई टुवर्ड किस ओर, मेजर नेशंस ट्रेडिंग बाब्स। अच्छा ट्रेडिंग बाब्स क्या, पहले इसको समझते हैं। ट्रेडिंग बाब्स का मतलब होता है एक दूसरे पर आरोप लगाना। मैंने मतलब दो लोग हैं, एक कह रहा है कि भाई तुम्हारी गलती है, दूसरा कह रहा नहीं भाई तुम्हारी गलती है, तो एक दूसरे के ऊपर अपनी गलती को थोपना, ये क्या कहलाता है, ट्रेडिंग बाब्स। तो सबसे पहली बात तो ये जो नेशंस यहाँ पे जो देश बैठे हुए थे क्या कर रहे थे, मुद्दे से हटकर क्या बात कर रहे थे, एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम कर रहे थे। ऑन कंटिन्यूइंग, और ये जारी रहा, स्ट्रेटेजिक मतलब ये रणनीति से संबंधित, डिसोनेस मतलब असहमति प्रकट करते हुए, इन दिस स्फीयर, इस मामले में उन्होंने अपनी असहमति प्रकट करने की कोशिश की। और इस क्षेत्र में, स्फीयर मतलब इन दिस स्फीयर मतलब इस क्षेत्र में, देखिए यहाँ पर एक जो शब्द आया ये है डिसोनेंस, है ना, इसी का अपोजिट होता है रिसोनेंस, आर, ये आर है भाई, है ना। इसका मतलब क्या होता है, रिजोनेंस का मतलब होता है सहमति देना, क्या होता है, सहमति। तो इसी का उल्टा हो जाएगा, वो असहमत रहे, कैसे रहे, असहमत रहे, मतलब कोई जरूरत नहीं है हमें करने की, हम ऐसा नहीं करेंगे, मतलब इस प्रकार की बातें वहां पर चल रही थी। चलिए आगे देखते हैं। एट द हार्ट ऑफ स्ट्राइडेंट क्लेम्स, स्ट्राइडेंट क्लेम, क्लेम मतलब जो दावा था, और एट द हार्ट मतलब मध्य में, मतलब मुख्य रूप से जो सबसे मेन जो दावा था, एंड काउंटर क्लेम्स, काउंटर क्लेम मतलब एक दूसरे को प्रत्यारोपण करना, आरोप लगाना, है ना। रिगार्डिंग, वो इस बात को लेकर था कि एलिगेशंस यानी आरोपों को लेकर, ऑफ एब्यूज ऑफ मेरी टाइम रिसोर्सेज, यानी वहां के जो संसाधन है, कहाँ के, मेरी टाइम, मेरी टाइम मतलब समुद्री तट, समुद्र से जुड़े हुए जितने संसाधन हमें प्राप्त होते हैं उससे लेकर वो एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। एंड डिसरिस्पेक्ट, और ऐसा लगा कि जैसे वो डिसरिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान देना, तो डिसरिस्पेक्ट मतलब वो असम्मान वाली बात हो गई, कि सम्मान देते हुए नजर नहीं आए, ऑफ टेरिटोरियल सोवेरेंटली राइट्स मतलब जो उनके शासन का जो क्षेत्र है उसके प्रति उस सम्मान देते नहीं आए, ऑफ नेशंस वहां के देशों का। वर, और वो कौन थे, द यूएस, ओके, अमेरिका। ऑन द वन हैंड मतलब एक तो अमेरिका था, एंड चाइना एंड रशिया, और दूसरे तरफ ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ चाइना और रशिया थे। तो मिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि डिजर्व, सॉरी, नरेंद्र मोदी जी इस बात के लिए अपना हक रखते हैं, डिजर्व्स, है ना, यानी वो इस चीज के लायक है, किसी चीज के लायक है बोलते हैं तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, डिजर्व। तो वो इस चीज के लायक है, क्रेडिट, कि ये श्रेय उनको जाए, फॉर ब्रिंगिंग टू द टेबल, ब्रिंगिंग टू द टेबल मतलब किसी मुद्दे को, किसी बात को, वो जो टेबल के पास बैठकर, चारों तरफ बैठकर जब बातें होती है ना, तो उस मुद्दे को उस मीटिंग में रखने को बोलते हैं हम ब्रिंग टू द टेबल। तो उन्होंने इस मुद्दे को टेबल तक लाया, ए 5 प्रोन्ज प्लान यानी 5 पहलू वाले प्लान को, टू इनहेंस, इनहेंस मतलब बढ़ाने के लिए, उसे विकसित करने के लिए, कि इनहेंस विकास, विकसित करने के लिए किस चीज को, मेरी टाइम यानी समुद्री स्थिति की जो सिक्योरिटी है, वहां की जो सुरक्षा है उसको वर्ल्ड वाइड, विश्व स्तर पर उसको सुरक्षित, उसकी जो सुरक्षा है उसको विकसित करने के लिए उन्होंने वहां पर क्या किए, टेबल पर मुद्दे 5 प्रकार के उठाए। अब देखिए आगे कि वो भी विश्व स्तर पर, वर्ल्ड वाइड, है ना, थ्रू कोऑपरेशन, कह रहे हैं कि कॉपरेशन यानी सहयोग के साथ होगा, इंक्लूडिंग इसमें शामिल होगा, रिमूविंग बैरियर्स, देखो रिमूव मतलब हटाना, यानी कि बाधाओं को हटाना पड़ेगा, बैरियर्स मतलब बाधा है, बाधा को हटाना पड़ेगा, टू लेजिटिमेट मेरी टाइम ट्रेड मतलब जितने भी कानूनी वहां पर बाधाएं है वो सारी चीज को हटाना पड़ेगा, तभी तो वहां पर जो है समुद्री व्यापार जो है कानूनी रूप से वैध हो सकते हैं, लेजिटिमेट मतलब कानूनी रूप से वैध, उचित, लीगल रूप से काम वहां पर हो सकता है। सेटलिंग मेरी टाइम डिस्प्यूट्स पीसफुली एंड बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ, और ये जो सेटलमेंट है वो कैसा होना चाहिए, मेरी टाइम मतलब समुद्री स्थल पर जो अभी विवाद चल रहा है इसको शांति में बदलना होगा, वो भी कैसे, बेस्ड ऑन इंटरनेशनल वे मतलब इस आधार पर कि विश्व स्तरीय कानून के ऊपर, ज्वाइंटली, ज्वाइंटली का मतलब हुआ कि एक साथ, ज्वाइंटली का मतलब क्या हुआ, एक साथ, फेसिंग यानी कि सामना करना, नेचुरल डिजास्टर, और जो भी नेचुरल डिजास्टर, डिजास्टर मतलब आपदा है,
प्राकृतिक आपदाएं जो आती है, तो बोले जैसे भूकंप हुआ या इस प्रकार की चीजें नेचुरल डिजास्टर कहलाती है। तो कुछ भी आपदा अगर प्राकृतिक रूप से आती है तो सबको उस चीज को उसका सामना करना पड़ेगा। एंड मेरी टाइम थ्रेट्स क्रिएटेड बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। अब देखिए नॉन स्टेट एक्टर्स, पहले इसको समझ लेते हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं जो सरकार तो नहीं है, कुछ ऐसी संस्थाएं जो सरकार ने तो नहीं बनाई, लेकिन उसके अलावा बाहर की कुछ संस्था है, कुछ समूह है, कुछ ग्रुप है जो सरकार को अफेक्ट करती है, उसको मतलब प्रभावित करती है। दैट इज कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं थ्रेट्स, ये डर उत्पन्न करते हैं। प्रिजर्विंग, तो इसको बचाव करना पड़ेगा। प्रिजर्व यानी बचाव करना। प्रिजर्विंग प्रिजर्विंग मैरी टाइम एनवायरमेंट मतलब एंड रिसोर्सेज, मतलब जो समुद्र का संसाधन है और वहां का जो वातावरण है ना, उससे इससे बचाव करना पड़ता है। मतलब बाहरी जो चीज है उससे वहां पर खतरा ना हो किसी प्रकार का, इससे हमें बचाव करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अब देखिए रिसोर्सेज के बाद में यहां से चालू हो रहा है कि एंड इनकरेजिंग रिस्पॉन्सिबल मैरी टाइम कनेक्टिविटी, और साथ में कह रहा है कि कनेक्टिविटी भी होना मैरी टाइम पर, यानी समुद्री जो स्थान है, जितने भी देश है उनमें आपस में कनेक्टिविटी होना चाहिए, उनमें संबंध होना चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मतलब उस चीज के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। और इस चीज के लिए उन्होंने क्या किया, इंकरेज किया, इस चीज को बढ़ावा दिया। आगे कह रहे हैं कि इंडीड, इंडीड मतलब बिल्कुल सही बात है। द acceptance at the UNSC of legislative framework, यानी जो यूएनएससी का जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, यानी उनका जो कानून, उनका जो तरीके से जो उन्होंने नियम कानून बनाए हैं, उसके अनुसार अगर बात करें तो एक्सटेंसेंस मतलब एक्सेप्ट, यानी एक्सेप्ट क्या होता है भाई, देखिए पहले इसको समझते हैं। ये एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, और एक्सेप्ट से ही बना है वर्ब ANCE लगाकर, वर्ब को हमने नाउन में बदल दिया। तो क्या होगा, एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति, है ना। तो द एक्सेप्टेंस एट द UNSC ऑफ द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर अनक्लोज, यानी अनक्लोज के लिए जो कानून बनाए गए हैं उसको स्वीकार करना। द लीगल फ्रेमवर्क एप्लीकेबल, और जो लीगल जो कानूनी फ्रेमवर्क है, जो कानूनी ढांचा जो सही रूप है, उसको एप्लीकेबल, उसे लागू किया जाए टू एक्टिविटीज इन द ओशियन, मतलब उस समुद्र में, ओशन मतलब समुद्र, और एक्टिविटीज मतलब वहां पर जो भी क्रियाकलाप की जाए उस पर वो सारे कानून लागू किए जाए। इंक्लूडिंग मतलब इसको मिलाना है साथ में, इंक्लूडिंग का मतलब हो गया कि इसके साथ साथ काउंटरिंग इलिसिट एक्टिविटीज, और जो इलिसिट मतलब गैर कानूनी, इलिसिट मतलब गैर कानूनी, तो और जो गैर कानूनी चीजें जो आती है, जो बाधा उत्पन्न करती है, ऐसी एक्टिविटीज है एट सी यानी समुद्र पर, तो उसको भी देखना चाहिए। अब कह रहे हैं कि ये जो बात है इसको कैसे देखी जाती है, कि इट्स सीन, इस मुद्दे को, इस बात को इस नजरिए से देखा जाता है एज एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, ड्यूरिंग इंडिया मंथ एट द हेम ऑफ काउंसिल, यानी इस काउंसिल में भारत के द्वारा जो रखा गया, उसके हाथ में जो पावर थी, है ना, उसके अधिकार में जो था, उसके अनुसार यहां पर एक चीज आई है, एट द हेम ऑफ, है ना। एट द हेम ऑफ का मतलब होता है किसी के हाथों में, के हाथों में जिम्मेदारी, यानी कोई मुद्दा है, कोई बात है, तो कह रहे हैं कि ये इस चीज की, इस परेशानी की जिम्मेदारी किसके पास है, तो ये जिम्मेदारी किसके पास में आ गई, काउंसिल की, अब भारत के हाथों में आ गई। तो एट द हेम ऑफ द काउंसिल, मतलब ये जो काउंसिल है इसकी जिम्मेदारी जो है अब किसके हाथ में आ गई, भारत के हाथ में आ गई। आगे देखते हैं कि द सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है बने रहना, बरकरार रहना। इंटरेस्ट का मतलब हित, ऑफ इंडिया इन प्रमोटिंग मेरी टाइम सिक्योरिटी, भाई मेरी टाइम सिक्योरिटी मतलब समुद्री सुरक्षा को लेकर जो है बनी रही है, हित में ये बात बनी रही वहां पर। इंडिया इज प्रमोटिंग, और इंडिया ने क्या किया, इसको प्रमोट किया, इसको आगे बढ़ाने के लिए बात की। प्रमोट करना मतलब आगे बढ़ाना। आल्सो ड्रॉज फ्रॉम मिस्टर मोदी के साथ आया मोदी सागर विजन प्लान, जो मोदी का जो सागर विजन प्लान है उसके तहत एम्ड एक्ट, यानी इसको मद्देनजर रखते हुए इस पर उनका टारगेट रहा है। इस बात का भी ध्यान रखिए, जो एम वर्ब होती है इसके साथ जब भी कोई प्रीपोजिशन आती है तो हमेशा एट आती है। तो एम्ड एक्ट स्ट्रेंथन यानी बढ़ाना, ताकतवर बनाना। किस चीज को ताकतवर बनाने पर ध्यान रहा इनका, सागर विजन प्लान के को मद्देनजर रखते हुए कि भाई इकोनॉमिक को, यानी कि आर्थिक स्थिति को, एंड सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा को। कौन सी सुरक्षा, कनेक्शंस मतलब जो इनसे जुड़े हुए जो जितने भी देश है उन देशों की सुरक्षा को लेकर, विथ रीजनल मेरीटाइम नेशंस, यानी समुद्र के किनारे में जितने भी देश आते हैं इन सारे देशों को जो है की सुरक्षा को लेकर मद्देनजर रखते हुए मिस्टर मोदी ने मतलब द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने सागर विजन प्लान के तहत ये बात वहां पर रखी। चलिए भाई,
आगे देखते हैं कि इफ देयर आर स्ट्रेटेजिक बैरियर्स, लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है कि जो रणनीति से संबंधित जो बाधाएं हैं वो होती है वहां पर, टू क्रिएटिंग मोमेंटम, मतलब वो भी कैसे, बड़ी शीघ्रता से, बड़ी तेजी से, इन अचीविंग दिस गोल, तो इस गोल को प्राप्त करने के लिए क्रिएटिंग मतलब वो करना पड़ेगा। दे आर एसोसिएटेड, अगर ये जुड़ी हुई है विथ स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ मेरी टाइम टेंशन, यानी कि ये जो बाधाएं हैं अगर ये तेजी के साथ समुद्री जगह पर जो टेंशन, मतलब जो देशों के बीच में जो ऑलरेडी कई प्रकार के तनाव चल रहे हैं, अगर वो ऐसे ही तेजी के साथ बढ़ते रहे और ऐसे ही लोग जुड़ते रहे तो दिक्कत है, उन्हें आपस में जुड़ना पड़ेगा। इंक्लूडिंग, साथ में क्या बोल रहा है कि इंक्लूडिंग द साउथ चाइना सी एंड द ब्लैक सी, यानी कि जो चीन सागर और ब्लैक सी है ना, वहां दोनों की जगह मतलब बोल रहे हैं कि भैया ये जो तनाव है इसको तो कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत शीघ्रता से बढ़ रहा है। अगर ये तनाव ऐसे ही बढ़ता रहा तो डेफिनेटली संभव नहीं है कि ऐसा कुछ वहां पर हम फायदेमंद स्कीम को लगा सके। चलिए आगे देखें थे रिगार्डिंग द फॉर्मर, मतलब पहले वाले को लेकर, तो पहले वाला कौन है भाई, पहला वाला मतलब ये साउथ चाइना सी, सॉरी साउथ चाइना सी, और ये बोल रहा है ब्लैक सी, है ना। तो फॉर्मर यानी पहले वाला, और बाद वाले को क्या बोलते हैं हम, लेटर। तो फॉर्मर बता रहा हम किसकी बात कर रहे हैं, चाइना सी की, दो में से पहले कौन आया था, चाइना सी। तो चीन सागर की बात कर रहे हैं। तो रिगार्डिंग द फॉर्मर यानी पहले वाली की अगर हम बात करें तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन, तो एंटोनी ब्लिंकन जो राज्य सुरक्षा मंत्री है वहां पर, सेक्रेटरी है, तो वो कह रहे थे डिक्राइड, मतलब वो आलोचना करते हैं कि द डेंजरस एनकाउंटर्स, मतलब वो खतरनाक मुठभेड़ जो हो सकती है बिटवीन किन किन के बीच में, वेसल्स एट सी, मतलब वेसल्स मतलब यहाँ हुआ समुद्री जहाजों के बीच में, उनमें अगर आपस में अगर टकराव हो जाती है, मुठभेड़ हो जाती है समुद्र में, तो कह रहे हैं प्रोवोकेटिंग एक्शंस, और उत्तेजित करने वाले जो एक्शंस है ना, ऐसे कोई काम हो जाए जो उत्तेजित करते हैं, प्रोवोक करते हैं, टू एडवांस अनलॉफुल मैरीटाइम क्लेम्स, जो कि गैर कानूनी होंगे समुद्री स्थल के क्लेम्स, है ना। तो ऐसी चीजें यहाँ पर खतरनाक हो सकती है, मतलब जो समुद्रों के बीच में एनकाउंटर्स, मुठभेड़ हो जाए, है ना, या फिर जो गैर कानूनी काम हो जाए समुद्री क्लेम के लिए, तो वो चीजें क्या होगी, बड़ी खतरनाक हो सकती है। ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा कहते हैं यूएस अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन कहते हैं। और इस बात को रिजेक्टिंग करते हैं, देखिए रिजेक्टिंग करते हैं कि एक्शंस दैट इंटीमिडेट एंड बुली अदर स्टेट्स फ्रॉम लॉफुली एक्सेसिंग देयर मेरी टाइम रिसोर्सेज। भाई मेरी टाइम रिसोर्सेज को एक्सेस करना यानी प्राप्त करना, अपनी तरफ लेना, इसका जो रिसर्च संसाधन है इसको प्राप्त करने के लिए क्या कह रहे हैं कि अगर धमकी एक्शंस ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, इंटीमिडेट एंड बुली, ये दोनों साथ में है कि धमकाऊ भरे, डराने वाले अगर होते हैं दूसरे स्टेट्स के लिए, फ्रॉम लॉफुली, वो भी कैसे, कानूनन रूप से। तो सिमिलरली बोल रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार रिगार्डिंग द ब्लैक सी, यानी ब्लैक सी को अगर के बारे में बात करते हुए देखे तो द केर्च स्ट्रेट, द सी ऑफ एजो, मिस्टर ब्लिंकन एट द यूएनएससी डिबेट हिट आउट एट व्हाट वॉशिंगटन कंसीडर, तो उन्होंने डिबेट में हिट आउट किया मतलब क्या होता है भाई, हिट आउट मतलब क्रिटिसाइज किया। क्या क्रिटिसाइज किया कि वॉशिंगटन जो सोचता है उसकी बात को उन्होंने वहां पर क्रिटिसाइज किया। अच्छा, आगे देखते हैं कि कंटिन्यूड एग्रेसिव एक्शंस अगेंस्ट यूक्रेन, यानी यूक्रेन के जो खिलाफ अग्रेसिव एक्शन जो है, आक्रामक जो एक्शन है वो लगातार है, विच आर जो कि आर डिसरप्टिंग कॉमर्स, यानी कि बाधा उत्पन्न करती है कॉमर्स यानी कि व्यापार को, एंड एनर्जी यानी कि प्राप्त होने वाले एनर्जी को एक्सेस करने में। ऑल दो इंडिया प्रेसिडेंसी, यानी कि भारत की जो अध्यक्षता रही ऑफ द काउंसिल, इस काउंसिल में, इज ब्रीफ, बहुत छोटी थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, इट्स सस्टेन, परंतु ये बनी रही कमिटमेंट इस बात पर, टू प्रोमोटिंग मैरी टाइम, यानी इस बात को कि समुद्री सिक्योरिटी जो है इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए इस बात पर बनी रही, एंड बूस्टिंग और ताकत देती रही ट्रेड यानी व्यापार को थ्रू सी रूट्स, यानी कि समुद्री मार्ग के द्वारा, विल रिक्वायर, और इसके लिए जरूरत होगी, इट टू बी एड्रॉइट, मतलब निपुण दक्ष लोगों की, एक्सपर्ट लोगों की, इन निगोशिएटिंग विथ दीज स्क्वेबल्स, यानी कि ये जो झगड़े जो चल रहे हैं, जो विवाद चल रहे हैं, इसको निपटाने के लिए, और
स्क्वेबलिंग पावर्स, मतलब पावर्स मतलब ये जो देश जो आपस में लड़ रहे हैं, एंड क्रिएटिव इन सीकिंग रिजोल्यूशन, और हल, रिजोल्यूशन मतलब हल निकालने के लिए उसको ढूंढना जरूरी है। और ये क्या है, ये रियल कन्फ्लिक्ट एट द हार्ट ऑफ देयर डिस्प्यूट, और जो विवाद में जो असली जो कन्फ्लिक्ट जो मुद्दा है लड़ाई का, उसे हटाने की जरूरत है। वाइल, अब कह रहा है देखिए कि वाइल सम में डिराइड अनक्लोज एज लैकिंग टीथ, लैकिंग टीथ का मतलब होता है कमियों को, है ना, उसके कमजोर चीजों को, कमजोर पहलुओं को। तो हालांकि ठीक है, कुछ लोगों ने वहां पर निंदा भी की, मजाक भी उड़ाया किस चीज का, लैकिंग टीथ ऑफ एनफोर्समेंट, यानी लागू कर अनक्लोज के की कमियों का मजाक भी उड़ाया, कि एनफोर्स करना यानी जो लागू कर रहे हैं नियम, इस चीज का कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया, या क्रिटिसाइज किया, डिराइड किया, है ना। उसके बाद अल्टीमेटली इट इज द ओनली कंप्रहेंसिव, मतलब लास्ट में कुल मिलाकर इतनी समझ, इतनी ब्रीफली जो चीजें सामने आई कि फ्रेमवर्क जो है ऑफ लॉस, यानी कानून का जो फ्रेमवर्क है, ढांचा है, वो क्या है, अवेलेबल टू मेरीटाइम पावर्स, मतलब जो समुद्री जहां एरिया जो पड़ता है, जितने देश पड़ते हैं, जितने पावर्स हैं, वहां पर ये जो फ्रेमवर्क है किसका, इन कानूनों का, ये वहां पर लागू किया जाएगा। टू असर्ट, यानी अपनी बात पर जोर देते हुए कहना, देयर राइट्स, की उनके जो अधिकार है, कंसिस्टेंट विथ द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, वो पूरे अंतरराष्ट्रीय नियम के आधार पर, उनके कानून के आधार पर, जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्डर के आधार पर लागू किए जाएंगे। दो इट्स यूएनएससी प्रेसिडेंसी, मतलब यूएनएससी की जो अध्यक्षता थी, और उसके जो परे, बियॉन्ड एंड बियॉन्ड, न्यू दिल्ली मस्ट फेथफुली एडवोकेट, एडवोकेट मतलब उसका पक्ष लेना, उसको सहमति देना, उसको सहयोग करना, फॉर रेटिफिकेशन मतलब सहमति देते हुए, ऑफ अनक्लोज को, बाय ऑल मेजर मैरीटाइम पावर्स, और साथ ही साथ उसने सारे समुद्र किनारे रहने वाले देशों के बारे में कहा, और इंक्लूडिंग द यूएस, और साथ ही साथ किसके बारे में कहा, अमेरिका को लेकर भी यहाँ पर बातें हुई। चलिए भाई, ये तो हुआ हमारा आज का आर्टिकल। भाई समुद्री संसाधन को लेकर जो सभी देशों के बीच में कई प्रकार की विवादित चीजें चल रही है, तो उसको लेकर एक जो मीटिंग रखी गई, इसमें जो यूएनएससी है, इसकी अध्यक्षता भारत ने की, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और इसमें ये बात कही गई कि सभी को मिलकर इस संसाधन की सुरक्षा करने की आवश्यकता है, और सहयोग की आवश्यकता है, और आपसी मतभेद और जो भी है मन मुटाव है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। चलिए, इसमें कुछ शब्द आए जिसको देखते हैं हम किसी वाक्य में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। देखिए, इसमें एक चीज आई, फ्रेज आई है, एट द हेम ऑफ। एट द हेम ऑफ है मतलब, एट द हेम ऑफ को हम बोलेंगे किसी चीज के हाथों में होना, के हाथों में होना, या किसी की जिम्मेदारी में आ जाना, जिम्मेदारी में आ जाना। देखिए, पहले तो समझ लेते हैं हेम क्या होता है। हेम होता है, देखिए ये नाव है ना, ये है नाव। अब नाव को किससे चलाते हैं, ये चप्पू से चलाते हैं। एक इस तरफ होता है और एक इस तरफ होता है। ये जैसा चप्पू चलेगा, नाव उस दिशा में घूमते चली जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब हेम है, एट द हेम ऑफ, मतलब ये चप्पू किसके हाथ में है ना, नाव को चलाने का की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है ना, तो जिसकी जिम्मेदारी में आ जाता है ना। तो कह रहे कि नाउ द सिचुएशन इज, देखिए फर्स्ट जो हमारा पहला जो सेंटेंस है कि नाउ द सिचुएशन इज एट द हेम ऑफ, मतलब वो हाथों में है, ऑफ सीनियर ऑफिसर। अब जो सिचुएशन है, आप सीनियर ऑफिसर्स के हाथों में, आप परेशान होने की जरूरत नहीं, नो नीड ऑफ वरी, बोले हम यहाँ पर इसके आगे भी ये भी कह सकते हैं कि नो नीड ऑफ वरी, भाई चिंता की कोई बात नहीं है। अब जो सिचुएशन है वो किसके हाथ में है, अब सीनियर ऑफिसर्स के हाथ में, वो संभाल लेंगे। एक और देखते हैं कि नो नीड टू फियर, भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज क्योंकि एवरीथिंग इज एट द हेम ऑफ माय फादर, क्योंकि अब सब कुछ मेरे पिताजी के हाथ में, पिताजी संभाल लेंगे, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आज का जो आर्टिकल है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया हो। आज हमने बहुत सारे शब्दों के बारे में चर्चा की है। ये सारे शब्द जो है आज के डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, एग्जाम ओरिएंटेड है। हर एग्जाम में आपको इनमें से एक या एक से ज्यादा शब्द निश्चित मिलेंगे। पुश फॉर, ये तो बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है। रेटिफिकेशन, वीर, एलिगेशन, लेजिटिमेट, इलिसिट, फिर क्या है भाई, डिक्रीड, इंटिमिडेट, हिट आउट, डिसरप्टिंग। तो ये सब सारी चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके हर जगह ये काम आने वाली है, इसको याद करिए बेटा। तो ठीक है, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, है ना, और फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के आप
तब तक के लिए क्या, तब तक के लिए आप कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग, क्योंकि सीखना और पढ़ना इस जिंदगी का दूसरा नाम है। जिंदगी मतलब सीखना और सीखना मतलब जिंदगी। अगर सीखना बंद तो जिंदगी बंद, और जिंदगी बंद, पहली बात तो जब सीखना बंद तो जिंदगी बंद, तो जिंदगी के बारे में तो बात आती ही नहीं अगर सीखना बंद हो जाए तो चलिए आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप लर्निंग, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, सी यू टुमारो।